अगले ही शाम सोलेह नमीरी उन दो मुबल्लिगों के साथ आ गया। हसन बिन सबाह ने आगे जाकर उसका इस्तकबाल किया और पूरे एहतराम से उसे खैमों तक लाया। सोलेह नमीरी के साथ उसके 4 मुहाफिज थे जो उसके पीछे चले आ रहे थे। सोलेह नमीरी जब चश्मे के करीब पहुंचा तो तीनों लड़कियों ने उसके आगे फूल फेंकने शुरू कर दिए जो उन्होंने छोटी छोटी टोकरियों में उठा रखे थे। नहीं, सोलेह नमीरी ने आगे बढ़कर लड़कियों से कहा, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मुझे फूलों को रौंदने का गुनहगार ना करो। आपके यहाँ रिवाज कुछ और होगा। फराह ने जान फिजा मुस्कुराहट से कहा, हमारे यहाँ कोई मुअज़्ज़िज़ मेहमान आता है तो हम उसके रास्ते में फूल बिछाते हैं। हमारा भी एक रिवाज है, सोलेह नमीरी ने कहा। हमारे यहाँ आप जैसा कोई मेहमान आता है तो हम उसके रास्ते में आंखें बिछाते हैं। हसन बिन सबाह ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। सोलेह नमीरी लड़कियों के करीब से गुजरते उन्हें देखता रहा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। सोलेह नमीरी की खातिर तवाज़े यूं की गई जैसे वो किसी मुल्क का बादशाह हो। वो बादशाह तो नहीं था, लेकिन वो लगता बादशाह ही था। खूबरू आदमी था, चेहरे का रंग सुर्खी माइल सफ़ेद था और उसके अंदाज और चाल ढाल में तमकीनत थी। रात खाने के बाद वो और हसन बिन सबाह अकेले बैठ गए। क्या आपने नबूवत का दावा किया है? सोलेह नमीरी ने पूछा। नहीं तो, हसन बिन सबाह ने जवाब दिया। मुझे कुछ हासिल ज़रूर हुआ है, लेकिन ये नबूवत नहीं। मैं कुछ समझ नहीं सका ये क्या है। मैं ये पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि मेरा दर्जा आम इंसानों से ज़रा ऊपर हो गया है। ये मुझे आप बताएंगे कि मैं क्या हूँ और खुदा ने मुझे क्यों ये दर्जा बख्शा है। पहले तो मुझे ये बताएं, सोलेह नमीरी ने पूछा, आप आसमान से किस तरह उतरे हैं और आपकी रूह में सितारों का नूर कहाँ से आ गया है? लोग शाही बलूत के दरख्त में जो सितारा देखते रहे हैं, ये क्या था और उसकी हकीकत क्या है? मैं कुछ नहीं बता सकता, हसन बिन सबाह ने कहा। मैं भी सुना करता था कि एक दरख्त में दूसरी तीसरी रात एक सितारा नजर आता है। मेरी भी ख्वाहिश थी कि यह सितारा देखूं, लेकिन सितारे के ज़ुहूर के वक्त मुझ पर गशी तारी हो जाती थी। मैं ये सितारा देखने गया तो लोगों के हुजूम के साथ मैं भी इंतज़ार ही करता रहा। सितारा नजर न आया। ये गशी कैसी होती थी? सोलेह नमीरी ने पूछा। इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है, हसन बिन सबाह ने जवाब दिया। गशी में यह होता था कि एक बड़ी ही नूरानी सूरत वाला बुजुर्ग मुझे अपने पास बिठा लेता और बताता था कि लोगों की रहनुमाई की सआदत खुदा ने मुझे दी है। मालूम नहीं ये बुजुर्ग कौन थे जो मुझे सबक दिया करते थे कि मैं लोगों की रहनुमाई किस तरह करूँगा। फिर एक रोज़ किसी गैबी ताकत ने मुझे। हसन बिन सबाह, सोलेह नमीरी ने उसकी बात काटते हुए कहा, कोई नई कहानी सुनाओ। तुमसे पहले भी ऐसे ही नबी हो गुजरे हैं जिन्हें गशी में एक बुजुर्ग आकर बताया करते थे कि खुदा ने तुम्हें अपना एलची मुंतखब कर लिया है। देखो हसन, खुदा ने अपने एलची भेजने का सिलसिला गारे हिरा से अपना आखिरी एलची भेजकर बंद कर दिया है। हसन बिन सबाह ने सोलेह नमीरी के साथ बहस ना की, बल्कि वो इस तरह की बातें करता रहा जैसे वो तजब्जुब में हो कि वो क्या महसूस कर रहा है और इस तबलीग का सिलसिला क्यों शुरू कर दिया है। अगर मैं गलत रास्ते पर चल निकला हूँ तो मुझे राह रास्त पर लाएं, हसन बिन सबाह ने कहा। आप कुछ दिन मेरे पास ठहरे। मैं अपने मुतालिक ये बता सकता हूँ कि मैं सहर की ताकत रखता हूँ और ज़मीन में दबे हुए राज बता सकता हूँ। मुझ में कोई माफूकुल फितरत ताकत मौजूद है। अहमद बिन गताश मेरा पीर व मुर्शद है, उसने मुझे एक पुरअसरार इल्म दिया है। शाहदार का वाली अहमद बिन गताश? सोलेह नमीरी ने पूछा। हाँ, हसन बिन सबाह ने कहा, वही अहमद बिन गताश। मैंने पहले भी सुना है, सोलेह नमीरी ने कहा। हाँ हसन, मैंने पहले भी ये सुना है कि वो सहर या किसी और पुरअसरार इल्म का माहिर है और वो मुस्तकबिल के पर्दों में झांक सकता है। क्या तुमने उससे कुछ सीखा है? बहुत कुछ, हसन बिन सबाह ने जवाब दिया। सितारों की चाल भांप सकता हूँ, हाथों की लकीरें पढ़ सकता हूँ। सोलेह नमीरी ने कुछ कहे बगैर अपना हाथ फैलाकर हसन के आगे कर दिया। तुम्हारा इम्तिहान है, सोलेह नमीरी ने कहा। सोलेह नमीरी समझ ना सका कि हसन बिन सबाह ने बात का रुख फेर दिया है। वो इस बात को गोल कर गया कि वो खुदा का एलची है और उसने वसी पैमाने पर अपने अकीदे की तबलीग शुरू कर दी है। वो कमाल उस्तादी से गुफ्तगू को सहर, नुजूम और दस्त शनासी की भूल भुलैयों में ले गया था। उसने ये देख लिया था कि सोलेह नमीरी वाकई पत्थर है जिसे तोड़ना आसान काम नहीं। हसन बिन सबाह ने सोलेह नमीरी का दायां हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी हथेली को फैलाया और हाथ की लकीरें देखता रहा। कुछ देर बाद उसने हथेली पर अपना सर इस तरह झुका लिया जैसे लकीरों को और ज्यादा गौर से देख रहा हो।
اس نے یوں تیزی سے اپنا سر اوپر کر لیا جیسے صالح نمیری کی ہتھیلی سے سانپ نے اس پر حملہ کر دیا ہو۔ پھر اس نے اپنے چہرے پر حیرت کا تاثر پیدا کر کے صالح نمیری کے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ کیا نظر آیا ہے؟ صالح نمیری نے پوچھا۔ حسن چپ رہا۔ اس نے قلم دوات منگا کر کپڑے کی طرح کے ایک کاغذ پر خانے بنائے، کسی خانے میں 1-2 ہندسے اور کسی میں 1-2 حروف لکھے، بعض خانوں میں ٹیڑھی سیدھی لکیریں ڈالی اور بہت دیر انہیں دیکھتا اور سوچتا رہا۔ کچھ بتاؤ گے؟ صالح نمیری نے پوچھا۔ 4 دن یہیں انتظار کریں، حسن نے کہا۔ بات ابھی دھندلکے میں ہے۔ بات اچھی ہے یا بری؟ صالح نے پوچھا۔ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی، حسن نے کہا۔ اچھی ہے یا بری بات معلوم نہیں، شاہی بھی ہو سکتی ہے اور گدائی بھی۔ 4 دن دیکھوں گا، 5ویں دن لکیروں اور ستاروں کا بھید آپ کے سامنے آ جائے گا۔ صالح اذیتناک تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ حسن بن صباح کے کہنے پر وہ اپنے خیمے میں جا کر سو گیا۔ الصبح فرح اس کے خیمے میں ناشتہ لے کر گئی۔ اسے ناشتہ رکھ کر واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہیں کھڑی رہی۔ کچھ اور چاہیے؟ فرح نے پوچھا۔ میں تو یہ ناشتہ دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں، صالح نے کہا۔ اور تم پوچھتی ہو کچھ اور چاہیے؟ میں کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھ جاتی ہوں، فرح نے شرمیلی سی آواز میں پوچھا۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ صالح نمیری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ تم کون ہو؟ حسن بن صباح کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں والی شہدر احمد بن غتاش کی بھانجی ہوں، فرح نے جھوٹ بولا۔ انہوں نے مجھے ان کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیجا تھا۔ شادی ہو چکی ہے؟ صالح نے پوچھا۔ نہیں، اب تک تو تمہاری شادی ہو جانی چاہیے تھی۔ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، فرح نے دوسرا جھوٹ بولا۔ ماموں احمد بن غتاش نے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ میں جس کسی کو پسند کروں انہیں بتا دوں اور وہ اس کے ساتھ میری شادی کر دیں گے۔ انہوں نے شرط صرف یہ رکھی ہے کہ وہ آدمی اچھی حیثیت والا ہونا چاہیے۔ تو کیا ابھی تک تمہیں اپنی پسند کا آدمی نہیں ملا؟ اب ملا ہے، فرح نے جواب دیا۔ وہ خوش نصیب کون ہے؟ صالح نے پوچھا۔ فرح نے صالح نمیری کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ اتنا زیادہ شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ صالح نے پوچھا۔ کیا اس آدمی کو معلوم ہے کہ تم نے اسے پسند کر لیا ہے؟ نہیں، اسے بتا دینا تھا، صالح نے کہا۔ ڈرتی ہوں وہ یہ نہ کہہ دے کہ میں اسے پسند نہیں۔ وہ کوئی جنگلی جانور ہوگا جو تمہیں پسند نہیں کرے گا، صالح نے کہا۔ کیا آپ مجھے پسند کریں گے؟ فرح نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم مجھے قبول کر لو گی؟ صالح نے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ فرح نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ صالح کی طرف سرکایا۔ دوسرے لمحے اس کی انگلیاں صالح نمیری کی انگلیوں میں الجھی ہوئی تھی۔ پھر صالح نمیری کو یاد ہی نہ رہا کہ اس کے آگے ناشتہ پڑا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس روز فرح کو ذرا سا بھی موقع ملتا وہ صالح نمیری کے خیمے میں چلی جاتی اور ہنس کھیل کر واپس آ جاتی۔ اگلی رات حسن بن صباح اور صالح نمیری کھانے کے بعد الگ بیٹھے اس موضوع پر باتیں کرتے رہے کہ حسن بن صباح صحیح ہے یا غلط، یا اسے وہم ہو گیا ہے کہ وہ خدا کا ایلچی ہے۔ حسن بن صباح کا انداز گفتگو یہ تھا کہ وہ بحث میں نہیں الجھتا تھا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ بیٹھے جس سے صالح نمیری خفا ہو جائے۔ صالح نمیری کا گزشتہ رات کا انداز بڑا جارحانہ تھا، لیکن اگلی رات اس کے مزاج میں وہ برہمی نہیں تھی، اس کے بجائے وہ خاصا نرم تھا، اور کسی وقت یوں پتہ چلتا تھا جیسے وہ حسن بن صباح کا قائل ہوتا جا رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ صالح نمیری کے مزاج کی یہ تبدیلی اس وجہ سے نہیں تھی کہ حسن بن صباح نے اسے متاثر کر لیا تھا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ فرح کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حسن بن صباح نے اس کا ہاتھ دیکھا اور ستاروں کی گردش کا کچھ حساب لگایا تھا، اور وہ یوں چپ ہو گیا تھا جیسے اس نے کوئی بڑی ہی خاص بات چھپا لی ہو۔ قدرتی امر ہے کہ یہ راز معلوم کرنے کے لیے وہ بےتاب تھا۔ اس رات صالح اور حسن خاصی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر صالح اپنے خیمے میں جا کر سو گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا، صالح نے اپنے چہرے پر کوئی نرم اور ملائم سی چیز رینگتی ہوئی محسوس کی۔ وہ بڑی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خیمے میں تاریکی تھی۔ صالح نے اپنے منہ پر ہاتھ مارا تو ایک نرم اور ملائم ہاتھ اس کے ہاتھ میں آیا۔ اس نے اندھیرے میں ہی اس ہاتھ کو پہچان لیا۔ اس نے اس ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر ڈال دیا جس کا یہ ہاتھ تھا۔ فرح اس کے اوپر گری اور اس کی ہنسی نکل گئی۔
सौलेह नमीरी की उम्र 40 साल के लगभग थी और फराह 25-26 साल की थी, लेकिन जिस्मानी सेहत के लिहाज से सौलेह नमीरी फराह जैसा ही जवान लगता था। उसका अंदाज भी पुरशबाब था। उसने फराह को इस तरह अपने बाजुओं में लेकर भेजा जैसे उसे अपने वजूद में समेट लेना चाहता हो। अभी नहीं, कुछ देर बाद फराह ने कहा, पहले शादी, अभी बैठकर बातें करते हैं, सब सोए हुए हैं। सौलेह उठकर बैठ गया और फराह को अपने पास इस तरह बिठाए रखा कि फराह उसके एक बाजू में थी और फराह का सर सौलेह के सीने पर था। वो कुछ देर इसी हालत में प्यार और मोहब्बत की बातें करते रहे। वो दिली और जुबानी तौर पर एक दूसरे में जैसे तहलील हो गए थे। एक काम करो फराह, सौलेह ने फराह को पलंग पर अपने साथ बिठाते हुए कहा। हसन बिन सबाह ने मेरा हाथ देखा था और उसने सितारों की गर्दिश भी देखी थी। फिर वो यूं चुप हो गया था जैसे उसने मेरी किस्मत में कोई ऐसी बात देख ली हो जो वो मुझे नहीं बताना चाहता। मैंने उसके चेहरे पर कुछ और ही तासुर देखा था। वो मुझे कुछ नहीं बता रहा, कहता है 4 रोज इंतजार करो। मैं यहाँ इतना रुकने के लिए नहीं आया था। मैं उस शख्स से मुतासिर नहीं हुआ, न मैं उसके इस दावे को मानता हूँ कि वो खुदा का एलची है। हकीकत यह है कि मैं ये राज मालूम करने के लिए रुका हुआ हूँ। उसने मेरे हाथ की लकीरों में क्या देखा है, क्या तुम उससे मालूम कर सकती हो? हाँ, फराह ने जवाब दिया। अगर कोई बहुत ही खतरनाक बात ना हुई तो वो मुझे बता देगा। कभी ख्याल आता है कि मैं चला जाऊं, सौलेह ने कहा। मैं कट्टर अहले सुन्नत हूँ, किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा, लेकिन तुम मेरे पाँव की जंजीर बन गई हो। अब आप जहां भी जाएंगे ये जंजीर आपके साथ रहेगी, फराह ने बड़े ही जज्बाती लहजे में कहा और इस तरह बोली जैसे उसे अचानक याद आ गया हो। ओह, मैं आपके लिए फूल लाई थी। उसने पलंग पर हाथों से टटोला और फूल उसके हाथ आ गए। ये बड़े बड़े 3 फूल थे जिन्हें उसने गुलदस्ते की तरह एक धागा लपेटकर बांध रखा था। उसने फूल सौलेह नमीरी की नाक के साथ लगा दिए। इतनी प्यारी खुशबू, सौलेह ने कहा। मैंने इस इलाके के वो फूल भी सूंघे हैं जो दूर दराज जंगलों में खिलते हैं, लेकिन इस फूल की खुशबू मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। उसने बार बार उन फूलों को सूंघा और जूं जूं लम्हे गुजरते गए सौलेह पर ऐसी कैफियत तारी होती गई कि वो महसूस करने लगा कि वो फराह के लिए पैदा हुआ था और बाकी उम्र उसकी गुलामी में गुजार देगा। मेरा एक मशवरा माने, फराह ने कहा। हसन बिन सबाह को यह दावत दें कि वो कुछ दिन खलजान में आपका मेहमान रहे। अगर ये यहीं से वापस चला गया तो फिर ये आपके हाथ की लकीरें और सितारों का राज अपने साथ ले जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये यहाँ से वापस गया तो मुझे भी साथ ले जाएगा। हम खलजान चले गए तो मैं उसे कह सकती हूँ कि मैं वापस नहीं जाऊँगी। मैंने अब बाकी उम्र आपके साथ ही रहना है। मैं ऐसा ही करता हूँ, सौलेह ने कहा। मैं उसे कहूँगा कि मेरे साथ खलजान चलो और मुझे कायल करो कि तुम खुदा की भेजी हुई बरगुज़ीदा शख्सियत हो, और मैं तुम्हें सिर्फ मान ही नहीं लूँगा बल्कि तुम्हारे अकीदे की इतनी तबलीग करूँगा कि तुम हैरान रह जाओगे। फराह बहुत देर बाद उसके खैमे से निकली। सौलेह नमीरी को वो इस जज्बाती कैफियत में छोड़ आई कि उसने बाकी रात करवटें बदलते गुजार दी। वो रह रह कर यही चाहता था कि फराह के पास चला जाए या उसे अपने खैमे में ले आए। एक रोज़ बाद एक काफिला खलजान की तरफ जा रहा था। सौलेह नमीरी ने हसन बिन सबाह को खलजान की दावत दी थी, जो उसने बखुशी कबूल कर ली थी। उसने दोनों लड़कियों को वापस शहदर भेज दिया था, सिर्फ फराह को साथ रखा था। बावर्चियों को भी वापस भेज दिया था। तमाम खैमे और दीगर सामान भी वापस चला गया और हसन बिन सबाह के साथ फराह के अलावा चंद आदमी रह गए थे। सौलेह नमीरी खलजान का वाली और अमीर था। उसकी रिहाइशगाह महल जैसी थी, रहन सहन अमीराना था। उसने वहां पहुंचते ही हसन बिन सबाह और फराह के कमरे अलग कर दिए और दूसरे आदमियों की रिहाइश का भी बड़ा अच्छा इंतजाम कर दिया। उसने फराह को वो कमरा दिया जो उसकी अपनी ख्वाबगाह के बहुत करीब था। उसकी 2 बीवियां थीं जो अपने अपने कमरों में रहती थीं। यह वो ज़माना था जब अमीर कबीर आदमी 4-4 बीवियां रखते थे और उन बीवियों की हैसियत बीवी से बढ़कर कुछ नहीं होती थी। हर बीवी का यह फ़र्ज़ था कि खाविंद को तफरीह और जिस्मानी आसूदगी मुहैया करे। उस ज़माने में सौकन का तसव्वुर नापैद था। हर बीवी को उसके हकूक़ मिलते थे। सौलेह नमीरी के लिए एक और बीवी ले आना कोई मसला नहीं था। खलजान में पहली रात फराह ने वही हरकत की जो वो पहले कर चुकी थी। वो आधी रात के वक्त सौलेह के कमरे में चली गई। सौलेह को तवक्को थी कि फराह आएगी, इसलिए उसने दोनों बीवियों में से किसी एक को भी अपने कमरे में नहीं रखा था। एक राज तो मिल गया है, फराह ने कहा। बड़ी मुश्किल से हसन ने बताया है कि आपकी किस्मत में एक खजाना लिखा है, बल्कि एक खजाना आपकी राह देख रहा है। उसने ये राज मुझसे छुपाया क्यों है?
میں اس سوال کا جواب بھی لے آئی ہوں، فراح نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ خزانہ ایسی جگہ ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے گی۔ پھر جس جگہ یہ خزانہ ہے وہاں بھی بڑا ہی خوفناک خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں ایک یا ایک سے زیادہ بڑے زہریلے اور بڑے لمبے سانپ ہوں۔ اگر سانپ نہ ہوئے تو صحرائی بچھو ہوں گے جو سانپوں جیسے ہی زہریلے ہوتے ہیں۔ یہ بھی نہ ہوئے تو وہاں درندے ہوں گے۔ ان تمام خطروں سے نمٹنے کا انتظام ہو تو کامیابی ہو سکتی ہے۔ خزانہ کتنا کچھ ہے؟ صالح نے پوچھا۔ خزانے میں کیا ہے؟ کیا اس نے یہ نہیں بتایا؟ اس نے تفصیل نہیں بتائی، فراح نے کہا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ خزانہ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے خلجان جیسے 10-12 شہر خریدے جا سکتے ہیں، اور یہ خزانہ اتنے شہر خرید کر بھی 7 پشتوں تک ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے فراح، صالح نے کہا۔ حسن بن صباح خود اس خزانے تک پہنچ جائے، اس کے ہاتھ میں سحر اور نجوم کی طاقت ہے۔ نہیں میرے آقا، فراح نے کہا، اسے دنیا کی مال و دولت اور ان خزانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ اس وقت آپ اسے جا کر دیکھیں تو وہ آپ کو عبادت میں مصروف نظر آئے گا۔ اس کا دھیان خدا کی خوشنودی پر مرکوز رہتا ہے، دنیاوی لطف اور لذت سے وہ دور رہتا ہے۔ پھر اس نے تمہیں اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ صالح نمیری نے پوچھا۔ میرے ساتھ اس کا وہ تعلق نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، فراح نے کہا۔ میں اپنے ماموں کی اجازت سے سیر و تفریح کے لیے اس کے ساتھ آئی ہوں، لیکن اس سے مجھے انکار نہیں کہ یہ شخص میرے ساتھ بہت پیار کرتا ہے۔ یہ پیار کسی اور نوعیت کا ہے، مجھے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہتا ہے۔ کہتا ہے کہ تمہارے یہ نرم اور ملائم ریشمی بال مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ یہ تو اس نے کئی بار کہا ہے کہ میں تمہیں ایک پھول سمجھتا ہوں۔ پھول کو سونگھا جاتا ہے، اسے ناپاک نہیں کیا جاتا اور اسے مسئلہ نہیں جاتا۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں